selflessness, broad micro theme. Be intent on the act, not on its fruits. Imagine this दोस्त, तुम इंडिया के बेस्ट आर्चर हो. तुम्हारे टीचर अ लेजेंडरी फिगर लाइक द्रोणाचार्य तुमसे पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या तुम पेड़ देखते हो, उसकी टहनी, मुझे देखते हो, या सिर्फ और सिर्फ पंछी की आंख? दैट्स सुप्रीम लेजर शार्प फोकस. एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां सेल्फ बिल्कुल पीछे चला जाता है. वही कोर आइडिया है हमारी आज की इस गहरी चर्चा का. बिल्कुल. और इस इनक्रेडिबल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम. मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो. यू वोंट वांट टू मिस अ सिंगल थिंग, आई प्रॉमिस. तो आज का लर्निंग मैप क्या है? ये काफी लंबा सफर होने वाला है. हाँ. फर्स्ट हम अनपैक करेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ निष्कामा कर्मा, यानी सेल्फलेस एक्शन फ्रॉम द गीता. समझेंगे कि ये है क्या. फिर वील मीट द महाभारताज मोस्ट सेल्फलेस हीरो भीष्मा और देखेंगे कि उन्होंने ये आइडियल कैसे जिया. उनकी पूरी स्टोरी सुनेंगे. राइट. देन वील गेट इनटू द ट्रिकी पार्ट, भीष्मा's बिगेस्ट फेलियर और सेल्फलेसनेस की लिमिटेशंस क्या है. यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा. द ग्रे एरियाज. उसके बाद वील एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ सेल्फ फॉरगेटिंग इन आवर ओन डेली लाइव्स. मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट वील एग्जामिन द डेंजरस साइड, कैसे ये नोबल आइडिया ट्विस्ट हो सकता है, जैसा कि नाजीज ने किया. ओह, दैट्स हेवी. हाँ. फिर एक बड़ा डिबेट, व्हाट्स बेटर फॉर सोसाइटी, सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फलेसनेस. और फाइनली हम सेल्फ के कॉन्सेप्ट को ही ओपन अप करेंगे. ये आखिर है क्या चीज. Ready? It's going to be a long, amazing ride. चलो शुरू करते. So our first stop, निष्कामा कर्मा. Action without attachment. Basically दोस्त, ये भागवत गीता में कृष्णा का अर्जुना को दिया गया ultimate advice है. The line is, be intent on the action, not on the fruits of action. Right. Simple शब्दों में अपना काम करो पर फल की चिंता मत करो. That's it. इतना simple और फिर भी इतना गहरा. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना. इमेजिन एक पेंटर है. वो पेंटिंग इसलिए नहीं बना रही कि उसे कोई अवार्ड मिलेगा या उसकी पेंटिंग लाखों में बिकेगी. नहीं तो क्यों? ही इज पेंटिंग बिकॉज ही लव्स द प्रोसेस. वो जो ब्रश का फील है हाथ में, द मिक्सिंग ऑफ कलर्स ऑन द पैलेट, वो जो प्योर क्रिएटिव फ्लो होता है, द जॉय इज इन द डूइंग. बस वही वाइब है निष्कामा कर्मा की. ओके, चलो इसको अनपैक करते हैं. वे स्टार्टिंग विद द गीता, जो एक ऐसा टेक्स्ट है जो सिर्फ इंडिया में नहीं रुका. इट फैसिनेटेड अमेरिकन थिंकर्स लाइक रैल्फ वॉल्डो एमर्सन एंड हेनरी डेविड थोरो. सही बात है. एमर्सन ने तो अपनी जर्नल में लिखा था, इट वाज एज इफ एन एम्पायर स्पोक टू अस. सोचो जरा ऐसे आइडियाज का इम्पैक्ट. राइट. बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका बैकग्राउंड क्या था. कृष्णा ये एडवाइस दे क्यों रहा है. उस टाइम इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था रिनंसिएशन का. मतलब सब कुछ छोड़ दो. हाँ. लोगों को लगता था कि एनलाइटमेंट के लिए यू हैव टू लीव द वर्ल्ड, जंगल में जाना है, सन्यासी बनना है. कृष्णा का मैसेज उस टाइम एकदम रेवोल्यूशनरी था. वो कहते हैं, नो, डोंट बिकम अ हर्मिट. दुनिया में रहो, अपना काम करो, बट अपना इंटरनल एटीट्यूड चेंज करो. वो आर्ग्यू करते हैं कि एक्शन इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन इनएक्शन. ये याद रखना. और यहाँ पे ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है. कृष्णा का फॉर्मूला है कर्मयोग. इसके 3 की पार्ट्स हैं. ध्यान से सुनो. 1. परफॉर्म योर एक्शंस विद डिसिप्लिन एंड स्किल. 2. completely relinquish your attachment to the outcome, चाहे सक्सेस हो या फेलियर. और 3. be impartial to both success and failure. जीतने पे बहुत ज्यादा खुश मत हो, हारने पे बहुत ज्यादा दुखी मत हो. ये जो मेंटल बैलेंस मिलता है ना, इसे कहते हैं इक्वानिमिटी. और इसी स्टेट ऑफ बैलेंस को, इसी इक्वानिमिटी को गीता में योगा कहा गया है. अच्छा. हाँ, ये योगा की डेफिनेशन को ही बदल देता है. योगा सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स नहीं, बल्कि स्किल इन एक्शंस है. जब तुम इस एटीट्यूड को अपनाते हो तो काम वर्क नहीं लगता, वो प्ले बन जाता है. तुम एनवी से, जेलसी से फ्री हो जाते हो. क्यों? क्योंकि तुम किसी और के प्रमोशन से जेलस क्यों होगे अगर तुम अपनी प्रमोशन से अटैच नहीं हो. यू बिकम अनअटैच्ड एंड फ्री. और गिल्ट भी फील नहीं होता. तो इस पार्ट को कंक्लूड करने के लिए गीता में लिबरेशन के 3 पाथ्स हैं. नॉलेज का पाथ यानी जाना योगा, लव या डिवोशन का पाथ यानी भक्ति योगा, और एक्शन का पाथ कर्मा योगा. और ये डिजायर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि डिजायर की एनर्जी को सेल्फ से हटाकर एक्शन की एक्सेलेंस की तरफ चैनल करने के बारे में है. वेट होल्ड ऑन, यहाँ मेरे कुछ सवाल है. तो क्या निष्कामा कर्मा का मतलब है कि हमारे कोई गोल्स ही नहीं होने चाहिए? जैसे एक स्टूडेंट को 95% एम नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छा सवाल है. नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके गोल्स नहीं होने चाहिए. इसका मतलब है कि गोल तुम्हारा ओनली ड्राइवर नहीं होना चाहिए. अच्छा. गोल डायरेक्शन सेट करता है, बट तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए. अच्छी तरह पढ़ने पर, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर, लर्निंग को एंजॉय करने पर. The journey becomes the reward, not just the destination. समझे? But isn't this totally impractical in today's super competitive world? Come on, सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है. बोनस, प्रमोशन, कॉलेज एडमिशन, सब कुछ तो फल पर है, एक्शन के फ्रूट पर ही डिपेंड करता है. थोड़ा सोच लो. ये एक आइडियल है फॉर श्योर, और इसको 100% टाइम प्रैक्टिस करना मुश्किल है. बट सोर्स ये आर्ग्यू करता है कि इसको ट्राई करने से स्ट्रेस काफी कम हो जाता है. सोचो ना, हमारी ज्यादातर एंग्जाइटी आती कहाँ से? फियर ऑफ फेलियर से. हाँ, सही बात है. जब फेलियर का डर ही निकल जाता है तो तुम ज्यादा फ्रीडम और क्रिएटिविटी से परफॉर्म कर पाते हो, और आयरॉनिकली तुम्हारी परफॉर्मेंस अक्सर इंप्रूव हो जाती है. ओके, दैट मेक्स सेंस. लेकिन इसमें और बस किसी चीज की परवाह ना करने में क्या फर्क है? एपैथी, ह्यूज डिफरेंस. एपैथी का मतलब है कि तुम एक्शन और रिजल्ट दोनों की परवाह नहीं करते. निष्कामा कर्मा का मतलब है कि तुम एक्शन की क्वालिटी की बहुत बहुत ज्यादा परवाह करते हो, पैशनेटली. राइट. तुम अपना 100% देते हो उस काम को, बट तुम उससे मिलने वाले पर्सनल रिवॉर्ड से डिटैच रहते हो.
द कमिटमेंट इज टू एक्सेलेंस, नॉट टू द ईगोज ग्रेटिफिकेशन। राइट राइट। तो अगर एक स्टूडेंट इस तरह से पढ़ाई करे तो स्पेसिफिकली उसके लिए क्या बदलेगा? वो सब्जेक्ट को उसकी अपनी वैल्यू के लिए एंजॉय करना शुरू कर देगा, ना कि सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स के लिए स्ट्रेस करेगा। हिस्ट्री एक फैसिनेटिंग स्टोरी बन जाएगी, फिजिक्स एक कूल पजल बन जाएगा, लर्निंग अपने आप में फन हो जाएगी, बोझ नहीं। प्रेशर कम होगा, और हाँ, बहुत बार मार्क्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक नॉर्मल इंसान 24/7 एक कर्मयोगी की तरह रहे? शायद नहीं, एंड दैट्स ओके। गीता ऐसे एक प्रैक्टिस की तरह, एक साधना की तरह प्रेजेंट करती है, पर इसके लिए स्ट्राइव करना, इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स अ डे इन वन स्मॉल टास्क, कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। Nishkama karma means being intent on the action, not on the fruits of action. It is yoga or skill in action, practice. इन शॉर्ट, निष्कामा कर्मा सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पावरफुल मेंटल मॉडल है जो आपको दुनिया के साथ ज्यादा इफेक्टिवली एंगेज करने में हेल्प करता है, बाय शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम पर्सनल रिवॉर्ड्स टू द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। Now let's move to Bhishma, the awesome one, the selfless hero. अगर पूरे महाभारत में कोई एक कैरेक्टर है जो निष्कामा कर्मा का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, तो वो भीष्म है। इनफैक्ट उनका नाम भीष्म, जिसका मतलब है द ऑसम या द टेरेबल वन, उन्हें एक टेरिफाइंग एक्ट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस के बाद मिला था। चलो वो माइक्रो स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि वो उनकी पूरी लाइफ का स्टेज सेट करती है। भीष्म का असली नाम था देवव्रता। वो क्राउन प्रिंस थे, द परफेक्ट हेयर टू द किंगडम ऑफ हस्तिनापुरा, द आइडियल कैंडिडेट। द आइडियल कैंडिडेट। बट उनके फादर किंग शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया। सत्यवती के फादर ने शादी के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, सिर्फ मेरी बेटी के बच्चे ही अगले राजा बनेंगे। Oh, that's a huge problem. इट वॉज। तो अपने फादर को खुश करने के लिए देवव्रता ने दो अनबिलीवेबल चीजों की। पहला, उन्होंने किंगडम पर अपना अधिकार छोड़ दिया, बट वो काफी नहीं था। सत्यवती के फादर ने कहा, तुम्हारे बच्चों का क्या, वो मेरे पोतों को चैलेंज कर सकते हैं। Wow. तो देवव्रता ने एक दूसरी और भी एक्सट्रीम वाव ली कि वो पूरी जिंदगी सेलिब्रेट रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। इसी ऑसम वाव ने उन्हें भीष्म नाम दिया। That story is just mind blowing. और जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो है गीता की टाइमिंग महाभारत में। वॉर के 10th डे जब भीष्म आखिरकार गिरते हैं तो एपिक अचानक रिवर्स गियर में जाती है और हमें पूरी भगवत गीता सुनाई जाती है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या एपिक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भीष्म को इस सेल्फलेस फिलॉसफी के आइडियल के रूप में देखो? सोच सजेस्ट करता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। भीष्म अपनी उस वाव को पूरी जिंदगी निभाते हैं। ही रिमेन्स अ सेल्फलेस गार्जियन, एक रीजेंट फॉर 2 होल जनरेशंस ऑफ किंग्स, जो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स भी नहीं थे। राइट। वो किंगडम को ड्यूटीफुली सर्व करते हैं विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। उनकी लॉयल्टी हस्तिनापुरा के सिंहासन के लिए थी, उस पर बैठे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं। और वॉर के टाइम ये उन्हें एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देता है ना। उनकी पर्सनल सिंपैथीज, उनका प्यार पांडवास के साथ था। वो जानते थे कि वो धर्मा के साइड पर है, बिल्कुल, बट उनकी ड्यूटी थी थ्रोन के प्रति, जिस पर उस वक्त अधर्मी दुर्योधना बैठा था। सो ही एक्सेप्ट्स द रोल ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द कौरवा आर्मी और पूरी शक्ति से लड़ते हैं। एग्जैक्टली। और जो यहाँ बिल्कुल फैसिनेटिंग है वो है उनकी सेल्फलेसनेस की एक्सट्रीमिटी। वो धर्म के लिए इतने कमिटेड थे कि उन्होंने पांडवास को अपनी ही मौत का सीक्रेट बता दिया। व्हाट? क्यों? उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, और वो किसी वुमन या जो पहले वुमन थी उसके सामने हथियार नहीं उठाएंगे। दिस रिफर टू द वॉरियर शिखंडी। उन्होंने लिटरली अपने दुश्मनों को खुद को हराने का ब्लूप्रिंट दे दिया। अनबिलीवेबल। उसी मोमेंट में शिखंडी को सामने रखकर अर्जुना उन्हें तीरों से शूट कर पाए, और वो गिरे, बट जमीन पर नहीं। वो तीरों की शैया एक बेड ऑफ एरोस पर गिरे, और तब भी अपने वरदान के कारण उन्होंने मरने के लिए विंटर सॉल्स्टिस के ऑस्पिशियस टाइम का इंतजार किया। ही इज द अल्टीमेट इफ ट्रेजिक कर्मा योगी ऑफ द एपिक। भीष्म की सेल्फलेसनेस तो क्लियर है, बट चलो इसको थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। उनकी वाव थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं थी? आई मीन उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो। सारा मेस शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि उनके बाद कोई क्लियर स्ट्रॉन्ग एयर नहीं था। एग्जैक्टली। तुमने उनके कैरेक्टर के सेंट्रल पैराडॉक्स को पकड़ लिया। उनका वो महान सेल्फ सैक्रिफाइस का एक्ट, उनकी वाव, वही चीज है जिसने भारत डायनेस्टी को एक सक्सेशन क्राइसिस में डाल दिया, जो जनरेशन दर जनरेशन चलता रहा और आखिर में उस महाभयानक युद्ध का कारण बना। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेसन है। और उन्होंने अपनी मौत का सीक्रेट क्यों बताया? मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो अपनी ही साइड को बिट्रे करना हुआ ना। हाँ बिल्कुल, और ये उनका डीप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। वो ड्यूटी के कारण दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, बट वो चाहते थे कि पांडवस जीते क्योंकि वो धर्म को रिप्रेजेंट करते थे। राइट। उस मोमेंट में उनकी लॉयल्टी टू द हायर प्रिंसिपल ऑफ धर्म, उनकी लॉयल्टी टू दुर्योधना से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ये उनका एक इम्पॉसिबल मॉरल डिलेमा को रिजॉल्व करने का तरीका था। मुझे वो इमेज हमेशा फैसिनेट करती है। उनका बेड ऑफ एरोज पर लेटना, वो जो हीरोज पिलो है, हाँ। तीरों का बना हुआ, वो क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस कि अपने आखिरी पलों में भी वो एक योद्धा थे, एक क्षत्रिय, थ्रू एंड थ्रू। उनका आराम एक मुलायम तकिए में नहीं, बल्कि उनके धर्म में था। इट वॉज अ डेथ फिट फॉर अ हीरो, जो उनके एज अ वॉरियर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट को एक्नॉलेज करता है, भले ही वो ड्यूटी ट्रेजेडी से भरी हुई थी। तो आफ्टर ऑल दिस, वो एक हीरो थे या एक ट्रेजिक फिगर? वो दोनों थे। यही महाभारत की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी है। वो हीरो थे अपनी अनपैरेलल्ड सेल्फलेसनेस और अपने वचन के प्रति कमिटमेंट के कारण, बट वो ट्रेजिक थे
क्योंकि उनकी वही सेल्फलेसनेस जब एक एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर ले जाई गई तो उसी डिस्ट्रक्शन का कारण बनी जिसे वो रोकना चाहते थे। इस आदमी की कोई पर्सनल लाइफ थी भी या नहीं, कोई पर्सनल खुशी? ऐसा लगता नहीं। उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया जो एक पर्सनल लाइफ बनाता है। राज्य, शादी, बच्चे, पर्सनल हैप्पीनेस, अपने पिता की एक इच्छा के लिए और जिसे वो स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी मानते थे। उनकी पूरी जिंदगी ड्यूटी का एक लंबा कंटिन्यूअस एक्ट था। Pause and try to summarize Bhishma's vow in one sentence. To make his father happy, Bhishma renounced his right to the kingdom and vowed to remain celibate for life. Practice it. To recap, Bhishma's life is the epic's prime example of Nishkama Karma in action. But it also serves as a stark warning that even the highest virtues, when applied without flexibility, can have disastrous consequences. Okay, that was heavy. अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, the big failure. Why Bhishma remained silent? अगर भीष्मा इतने पावरफुल थे, इतने रिस्पेक्टेड, धर्म के लिए इतने कमिटेड, तो उन्होंने द्रौपदी की पब्लिक ह्यूमिलिएशन को भारी सभा में रोका क्यों नहीं? He just sat there, silent. क्यों? ये वो मोमेंट है जहां हीरो गिरता है। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करो एक बहुत रिस्पेक्टेड ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल। वो स्कूल के रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए फेमस हैं। एक दिन एक पावरफुल ट्रस्टी का बेटा एक दूसरे स्टूडेंट को पब्लिक में बुली कर रहा है। प्रिंसिपल सब कुछ देख रहे हैं, वो जानते हैं कि ये गलत है, बट वो चुप रहते हैं। शायद इसलिए कि वो ट्रस्टी को नाराज नहीं करना चाहते, या शायद वो स्कूल के रूल्स के कॉम्प्लेक्सिटी में फंस गए हैं। भीष्मा की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, बट अ मिलियन टाइम्स वर्स। राइट ये वो मोमेंट है जहां भीष्मा द ग्रेट हीरो कैटेस्ट्रॉफिकली फेल करते हैं। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया जा रहा था, उन्हें डिसरोब किया जा रहा था, सब भीष्मा की तरफ देख रहे थे। दे एक्सपेक्टेड हिम टू रोर, टू पुट अ स्टॉप टू इट, बट ही डिडंट। विदुरा, जिनके पास कम पावर थी, उन्होंने कम से कम प्रोटेस्ट तो किया। भीष्मा के पास मॉरल अथॉरिटी थी, फिजिकल पावर थी दुशासना को रोकने की। उसके बजाय वो एक कमजोर फ्यूटाइल डिस्कशन में पड़ गए, ये कहते हुए कि धर्म इज सटल, धर्म सूक्ष्म है। व्हाट अ वीक आंसर। इट वॉज अ टोटल कॉप आउट। तो उनकी साइलेंस के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक आर्ग्यूमेंट जो सोर्स उठाता है वो है ये आइडिया, ही हैड ईटन दुर्योधन सॉल्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो दुर्योधन के पेट्रोनेज में रह रहे थे। वो उस स्टेट पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे जिसे दुर्योधन कंट्रोल करता था, इसलिए वो अपने मास्टर के खिलाफ नहीं बोल सके। बट जैसा कि सोर्स आ सही कहता है, ये मॉरली साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपकी कॉन्शियस हमेशा आपके एम्प्लॉयर से ऊपर होती है। लॉयल्टी अधर्म को कंडोन करने का एक्सक्यूज नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स एक और पॉसिबल रीजन देता है जो और भी ज्यादा चिलिंग है। शायद ये रेजोन दाता था एक ठंडी कैलकुलेटेड स्टेट पॉलिसी अच्छा, से अलायंस नहीं तोड़ना चाहते थे। हो सकता है वो एक कोल्ड स्टेट्समैन की तरह सोच रहे थे, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है, क्या इस मोमेंट का मतलब है कि सेल्फलेस डिटैचमेंट का, निष्कामा कर्मा का पूरा एथिक ही फेल हो गया? द एपिक सीम्स टू बी टेलिंग अस कि सारे एब्सोल्यूट्स, इवन अ नोबल वर्च्यू लाइक सेल्फलेसनेस, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जब आपका कमिटमेंट एक वाव के प्रति आपको एक अत्याचार के सामने चुप करवा दे, तो कुछ बहुत गलत हो गया। महाभारत में कोई इजी आंसर्स नहीं है। यही है जैसे बुक का ऑथर कहता है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो वो लाइन धर्म इज सटल बस कुछ ना करने का एक बहाना था। ऐसा ही लगता है। ये एक ऐसे माइंड को दिखाता है जो जेन्युइनली कॉन्फ्लिक्ट में है, अलग अलग ड्यूटीज के बीच फंसा हुआ है। अपनी वाव की ड्यूटी, राजा के प्रति ड्यूटी और एक औरत की रक्षा करने की ड्यूटी। बट अल्टीमेटली ये मॉरल करेज की कमी थी। वो रूल्स और स्टेट पॉलिसी की टेक्निकलिटीज में इतना उलझ गए कि वो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भूल गए। लेकिन वो ईट इन हिज सॉल्ट वाला आर्गुमेंट, उसमें थोड़ा वेट नहीं है क्या? लॉयल्टी भी तो एक धर्म है। बट धर्म एक हायरार्की है, लॉयल्टी की अपनी सीमाएं हैं। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, द ड्यूटी टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, वो एक हायर धर्म है, एक करप्ट राजा के प्रति लॉयल्टी से। भीष्म जो धर्म के एक्सपर्ट थे, उस क्रिटिकल मोमेंट में ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए। अगर उन्होंने उस ह्यूमिलिएशन को रोक दिया होता तो क्या वॉर को टाला जा सकता था? ये कहना मुश्किल है फॉर श्योर, बट इससे एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता। ये दुर्योधन के अहंकार और अन्याय पर एक मैसिव चेक होता। हो सकता है इससे पूरे कॉन्फ्लिक्ट का डायनामिक बदल जाता। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जो मिस हो गया। तो क्या इस एक फेलियर से उनकी पूरी जिंदगी की सेल्फलेसनेस और सैक्रिफाइस मिट जाती है? नहीं, मिट्टी नहीं है, बट उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। ये उन्हें और ज्यादा ह्यूमन और बिलीवेबल और एक ट्रैजिकली फ्लॉड कैरेक्टर बनाती है। ये एक पावरफुल लेसन है कि हम में से बेस्ट लोग भी, सबसे वर्चुअस लोग भी क्रिटिकल मोमेंट्स में फेल कर सकते हैं अगर हम किसी रूल या वाव को ब्लाइंडली फॉलो करें। तो यहाँ हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या लेसन है? लेसन ये है कि एब्सोल्यूट से सावधान रहो। ब्लाइंडली किसी ड्यूटी, रूल या एक नोबल वाव को फॉलो करना बिना कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर किए बहुत डेंजरस हो सकता है। हमें अपनी कॉन्शियंस और अपनी एम्पैथी को हमेशा ऑन रखना चाहिए। Practice saying Bhishma's weak defense. Dharma is subtle. Now think of a stronger response he could have given. In short, Bhishma's catastrophic silence during Draupadi's humiliation reveals the dangerous limits of an absolute commitment to duty, teaching us that no virtue, not even selflessness, should be followed blindly without a moral compass. Okay, that was heavy. चलो इसे अपनी जिंदगी से कनेक्ट करते हैं. Self-forgetting. How to get into the zone. क्या कृष्णा की एडवाइस गीता से एक्चुअली प्रैक्टिकल है? क्या हम सच में बिना ये सोचे काम कर सकते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी? वेल, शायद कर सकते हैं। सोर्स इस स्टेट को सेल्फ फॉरगेटिंग कहता है। Right. ये वो खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड है जब तुम्हारा ईगो, तुम्हारा सेल्फ बस बैकग्राउंड में चला जाता है। एथलीट्स के पास इसके लिए एक बहुत कूल नाम है, बीइंग इन द जोन।
हमारे एक सोर्स के ऑथर अपने फादर के बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं, जो भाखरा डैम पर एक इंजीनियर थे। अच्छा। एक दिन एक पब्लिक मीटिंग में उनके फादर अपने बॉस से एक टेक्निकल इशू पर ओपनली डिसएग्री कर गए, एक लोड बेयरिंग वॉल की चौड़ाई पर। उनके फादर द इंजीनियर ने इंसिस्ट किया कि अगर दीवार और चौड़ी नहीं हुई तो वो गिर जाएगी। बॉस की ईगो बहुत हर्ट होगी। ओह नो। द फादर वाज पनिश्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। उन्हें एक कम इंपॉर्टेंट जॉब पर ट्रांसफर कर दिया गया, बट ही बोर्ड इट वेल, और उन्होंने अपना नया काम भी उसी एंथुजियाज्म और डेडिकेशन से शुरू किया। एक कॉलीग की वाइफ ने उन्हें देखकर कहा कि ये एक सच्चे कर्म योगी हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉज इंटेंट ऑन द एक्ट, नॉट इट्स फ्रूट। उन्हें एक सेफ डैम बनाने की चिंता थी, अपनी प्रमोशन की नहीं। दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। पर लेट्स बी रियल, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड इसके अपोजिट प्रिंसिपल पर चलती है। ये चलती है एडम स्मिथ की टीचिंग पर। इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट को रैशनल माना जाता है। राइट। तो कृष्णा की बात काफी आइडियलिस्टिक लग सकती है, पर सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि हम हर वक्त सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होते। हम सिंपैथी फील करते हैं, पिटी फील करते हैं, और कभी कभी जब तुम एक बुक पढ़ने में या वीडियो गेम खेलने में या इवन कोडिंग करने में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, हाँ, होता है। उस मोमेंट में तुम्हारा सेल्फ गायब हो जाता है। वही सेल्फ फॉरगेटिंग है। उपनिषद ने इस प्रॉब्लम को हजारों साल पहले समझ लिया था। उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोर्स बताया अहंकार को, जिसका लिटरल मतलब है आई मेकर। द आई मेकर। हाँ, ये हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो सेल्फिश डिजायर्स, प्राइड और ईगोटिज्म क्रिएट करता है। महाभारत में अर्जुना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो अपना अहंकार स्विच ऑफ कर सकते हैं। जब द्रोणा उनसे पूछते हैं कि वो क्या देखते हैं, तो वो अपने कजन्स या टीचर को नहीं देखते। वो बस कहते हैं, आई सी द बर्ड्स हेड, नॉट इट्स बॉडी। ही हैज फॉरगॉटन हिमसेल्फ। सिर्फ टारगेट एग्जिस्ट करता है। दैट इज सुप्रीम फोकस। ये तो बिल्कुल सच है। हमारे डेली वर्क में हमारा ईगो हमारी परफॉर्मेंस के रास्ते में हमेशा आता है। थॉट्स जैसे कि उसको बड़ा रेज क्यों मिला, या मेरे बॉस ने मेरे काम की तारीफ क्यों नहीं की, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। फिलोसोफर आइरिस मर्डॉक ने इसे बिग फैट ईगो कहा था। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ फॉरगेटिंग हमें इस कांस्टेंट थका देने वाली इंटरनल चैटर से बचाता है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, निष्कामा कर्मा का मतलब डिजायरलेस नहीं है। इसका मतलब है कि अपने काम में एक्सीलेंस के लिए एक पावरफुल डिजायर होना, बिल्कुल वैसा जैसा प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने कहा था, इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकम्प्लिश इफ यू डू नॉट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। एग्जैक्टली राइट। तो बीइंग इन द जोन बेसिकली निष्कामा कर्मा की स्टेट के लिए एक मॉडर्न कूल टर्म है। दैट्स क्वाइट कूल ना? एब्सोल्युटली। ये उस सेल्फलेस अब्जॉर्प्शन इन एन एक्टिविटी के लिए परफेक्ट मॉडर्न टर्म है, जहां तुम और वो एक्टिविटी एक हो जाते हो। बट हमारा कॉर्पोरेट कल्चर तो पूरा क्रेडिट लेने, विजिबिलिटी पाने, पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में है। हम वहां इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? इट्स टफ, नो डाउट, बट तुम छोटे तरीकों से शुरू कर सकते हो। तुम टीम की सक्सेस पर फोकस करना चूज कर सकते हो, इंडिविजुअल क्रेडिट लेने के बजाय। तुम अपना काम एक्सेप्शनली वेल करना चूज कर सकते हो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ना कि सिर्फ बॉस के अप्रूवल के लिए। ऑथर के फादर इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। लेकिन इससे आप एक पुशओवर नहीं बन जाते। देखो, आथर के फादर को सही काम करने की सजा मिली। नॉट नेसेसरली। ये एक्चुअली तुम्हें एक डीप इनर कॉन्फिडेंस दे सकता है। तुम आउटर डायरेक्टेड के बजाय इनर डायरेक्टेड हो जाते हो। अच्छा। तुम अपने प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से गाइड होते हो, ना कि दूसरे लोगों के ओपिनियन से। तुम लोगों के क्या कहेंगे इससे डरना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम उनके प्रेज या क्रिटिसिज्म से अटैच नहीं हो। क्या अहंकारा, द ईगो, हमेशा बुरी चीज है? थोड़ा सा ईगो तो जरूरी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंशिएंट टेक्स्ट तो ईगो को ट्रांसेंड करने की बात करते हैं, जो एक बहुत हाई स्पिरिचुअल गोल है। बट प्रैक्टिकल एवरीडे पर्पसेस के लिए ये इस बारे में है कि तुम अपने ईगो को, खुद को और अपने एक्शंस को कंट्रोल ना करने दो। हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट और एक डोमिनेटिंग नॉइजी आई मेकर जो हमेशा इनसिक्योर रहता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। सोर्स में ज़ेन बुद्धिज्म के एवरीडे माइंड का भी जिक्र था। वो क्या था? ये एक बहुत सिमिलर आइडिया है। इसका मतलब है चीजों को नेचुरली करना, बिना ओवर थिंकिंग या सेल्फ कॉन्शियसनेस के। ज़ेन मास्टर्स कहते हैं, व्हेन टायर्ड स्लीप, व्हेन हंग्री ईट। सुनने में सिंपल लगता है, मगर हम ऐसा करते कहाँ हैं? सही बात है। जब हम खा रहे होते हैं, हम काम के बारे में सोच रहे होते हैं। जब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कल की चिंता कर रहे होते हैं। ज़ेन कर्मा योगा की तरह उस एक्ट में पूरी तरह प्रेजेंट रहने के बारे में है, बिना ईगो के इंटरफेरेंस के। Think of an activity where you experience self-forgetting. It could be playing guitar, running, or even cooking. Now practice saying, when I am your activity, I am in the zone, my ahankara disappears. In short, self-forgetting or being in the zone is the practical, achievable way to experience the state of nishkama karma in our daily lives, leading to better performance, greater joy, and much less stress. Okay, ये आइडिया पर्सनल लेवल पे तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने गीता के इस कॉन्सेप्ट को लोगों को इंस्पायर करने के लिए यूज किया। पर चलो इसका दूसरा पहलू देखते हैं, द डार्क साइड, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। क्या इस आइडिया का कोई डार्क साइड है? क्या होता है जब कोई इंसान एक बहुत बुरा काम करने लगता है, बट उसे ये कहकर जस्टिफाई करता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है और मैं इसे बिना किसी सेल्फिश मोटिव के कर रहा हूँ? ये एक बहुत सीरियस और डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है। हमें वर्ल्ड वॉर II के बाद हुए न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को देखना होगा। बहुत सारे हाई रैंकिंग नाजी ऑफिसर्स जो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने एक चिलिंग डिफेंस यूज किया। क्या? उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें जूस से कोई पर्सनल नफरत नहीं थी, बट दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी फॉर देयर कंट्री। एडोल्फ आइकमैन, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ द हॉलोकास्ट कहा जाता था, ने कहा कि उसने लाखों लोगों को गैस चेंबर्स में भेजने का इंतजाम किया, पर वो तो बस अपना काम एफिशिएंटली कर रहा था, सिंपैथी से अनअफेक्टेड।
उसने क्लेम किया कि वो पर्सनल सेल्फिश एंड्स के बिना काम कर रहा था। ही सॉ हिमसेल्फ एज अ कर्मयोगी ऑफ ईविल। वाओ, ये सुनने में ही इतना चिलिंग है और यहाँ ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जर्मन फिलोसोफर हेगल ने इस प्रॉब्लम को बहुत पहले पॉइंट आउट कर दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि डूइंग योर ड्यूटी ओनली फॉर ड्यूटी सेक का आइडिया सुनने में मॉरली अट्रैक्टिव लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कभी नहीं देता, व्हाट इज माई ड्यूटी। अगर हम इसको एक बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें, हेगल का पॉइंट ये है कि निष्काम कर्मा का प्रिंसिपल अपने आप में मॉरली एम्प्टी है। ये एक पावरफुल इंजन है, पर इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। राइट। ये आपको ये नहीं बताता कि कौन सी ड्यूटीज मॉरल हैं और कौन सी नहीं। ये आपको अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए भी लीड कर सकता है, जो अर्जुना का ओरिजिनल डिलेमा था, और ये नाजी ऑफिसर्स को होलोकॉस्ट जस्टिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। क्या इसके कोई मॉडर्न एग्जांपल्स हैं जहां इस आइडिया को मिसयूज किया गया हो? सोज एक इंटरेस्टिंग केस मेंशन करता है। अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश के साथ अपनी एपिक कॉर्पोरेट बैटल के दौरान एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनके फादर द लेजेंडरी धीरू भाई अंबानी एक सच्चे कर्मयोगी थे, जो ह्यूमैनिटी के भले के लिए काम करते थे, ना कि अपने लिए। ओह, उसकी टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट से साफ था कि ये एक सेल्फलेस आइडल का एक सेल्फ सर्विंग यूज था, पब्लिक सिंपैथी जीतने के लिए। तो कंक्लूजन ये है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी से काफी नहीं है। हमें अपनी कॉन्शियंस और रीजन को यूज करके कॉन्स्टेंटली पूछना चाहिए कि क्या हमारी ड्यूटी मॉरली राइट है। कॉन्सिक्वेंसेज मैटर। आप बस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो क्या कृष्णा का मैसेज गीता में डेंजरस है? वो नाजी वाला एग्जाम्पल अभी भी मुझे चिल्स दे रहा है। मैसेज अपने आप में डेंजरस नहीं है, बट उसका ब्लाइंड एप्लीकेशन बिना मॉरल कंपास के एक्सट्रीमली डेंजरस है। हमें कॉन्टेक्स्ट याद रखना होगा। कृष्णा एक बहुत सिंपलिस्टिक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट व्यू ऑफ मोरालिटी के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे थे, पर उनका पावरफुल ऑल्टरनेटिव निष्कामा कर्मा अपनी अलग प्रॉब्लम्स लाता है अगर उसे एम्पैथी और रीजन के साथ ना जोड़ा जाए। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी सच्ची ड्यूटी क्या है? कौन बताएगा हमें? हमारे पेरेंट्स, देश, रिलीजन? यही धर्म का फंडामेंटल सवाल है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। यही तो पूरा महाभारत है। इसके लिए कॉन्शियंस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग और अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की हिम्मत चाहिए। सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना काफी नहीं है। उस अनिल अंबानी वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। तो क्या वो निष्कामा कर्मा के आइडिया को मिसइंटरप्रेट कर रहे थे? वो निष्कामा कर्मा की भाषा को पब्लिक रिलेशंस के एक टूल की तरह यूज कर रहे थे। ये एक आयरॉनिक ट्विस्ट है। रियल निष्कामा कर्मा से ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, ईगो मिटना चाहिए। पर यहाँ सेल्फलेसनेस के बारे में एक आर्टिकल पूरी तरह से सेल्फ सर्विंग तरीके से एक ईगो ड्रिवन बैटल लड़ने के लिए यूज हो रहा था। ये इस कॉन्सेप्ट के कोऑप्शन का परफेक्ट एग्जांपल है। तो क्या पॉलिटिकल लीडर्स जैसे महात्मा गांधी या जैसा सोर्स में मेंशन्ड है सोनिया गांधी, जब उन्होंने पीएम पोस्ट रिफ्यूज किया था, उन्हें कर्मायोगी कहना सही है? लोग अक्सर ये टर्म एक हाई कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, जिससे वो पब्लिक स्फीयर में सेल्फलेस एक्शन मानते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। पर क्या उनके एक्शन सच में उस डीप फिलोसॉफिकल डेफिनेशन में फिट होते हैं? ये एक इंटेंस डिबेट का विषय है। ये एक बहुत ऊंचा आइडियल है, और शायद इसे पर्सनल गोल की तरह यूज करना बेहतर है, ना कि दूसरों के लिए एक लेबल की तरह। हम इस पावरफुल आइडिया को लोगों द्वारा या खुद हमारे द्वारा मिसयूज होने से कैसे बचा सकते हैं? हमेशा हमेशा इसे एम्पैथी और मोरालिटी से जोड़कर। अपनी ड्यूटी को ब्लाइंडली करने से पहले आपको महाभारत का अल्टीमेट एथिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेट नो मैन डू टू अनदर दैट व्हिच इज रेपग्नेंट टू हिमसेल्फ। अगर आपकी ड्यूटी में दूसरों को उस तरह से नुकसान पहुंचाना शामिल है जिस तरह से आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, तो उस ड्यूटी को क्वेश्चन करने की जरूरत है। Practice saying Hegel's critique. The problem with duty for duty's sake is knowing what one's moral duty actually is. In short, nishkama karma, when detached from a moral compass, can become a dangerous and destructive idea, as it can be twisted to justify horrific acts in the name of duty. Okay, चलो अब बिगर पिक्चर देखते हैं। सोसाइटीज इंजन, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फलेसनेस। एक पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए क्या बेहतर है? क्या सबको सेल्फलेस होना चाहिए जैसा मार्क्सिज्म जैसे आइडियल्स चाहते थे, या सबको अपना रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए जैसा कैपिटलिज्म मानता है? डेटा देखो, 1750 में लगभग सारे देश एक जैसे गरीब थे। फिर वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। फिर 1960 और 1990 के बीच फार ईस्ट में इकोनॉमिक मिरेकल हुआ, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान में। और अब हम इसे चाइना और इंडिया में देख रहे हैं। ये जो प्रोस्पेरिटी की मैसिव वेव है, जिसने अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ये सेल्फलेसनेस से नहीं आई। सोर्स आर्ग्यू करता है कि ये लाखों इंडिविजुअल्स के सेल्फ इंटरेस्ट से आए, जो मार्केट प्लेस में कम्पीट और कोऑपरेट कर रहे थे, और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जैसे लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉपर्टी राइट से प्रोटेक्टेड थे। ओके, चलो इसको अनपैक करते हैं। सोर्स के ऑथर एडमिट करते हैं कि अपनी यूथ में वो एक सोशलिस्ट थे। वो सेल्फलेस मार्क्सिस्ट्स को एडमायर करते थे। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने कंक्लूड किया कि इंडिया जैसा एक गरीब देश सिर्फ सेल्फलेस आइडियल्स के बल पर प्रॉस्परस नहीं हो सकता। राइट। मार्क्सिज्म के परफेक्ट इक्वालिटी जैसे ग्रैंड आइडियल्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार फिर अहंकारा, द आई मेकर। ह्यूमन ईगो एक बहुत पावरफुल फोर्स है और उसे बस विश अवे नहीं किया जा सकता। 20th सेंचुरी में स्टालिन और माओ जैसे लीडर्स ने अपनी ही जनता पर मॉन्यूमेंटल दुख और पीड़ा दी, सब एक सेल्फलेस कलेक्टिव आइडियल के नाम पर। और इसमें फैसिनेटिंग ये है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इस खतरे के बारे में 2000 साल से भी पहले वार्न किया था। सच में? हाँ, उन्होंने अपनी ही टीचर प्लेटो के कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के आइडियल के अगेंस्ट आर्ग्यू किया था। एरिस्टोटल मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नेचुरल है और लोग उस चीज का बेहतर ख्याल रखते हैं जो उनकी अपनी हो। अच्छा। उन्होंने रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी किया था। अच्छा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेल्फलेसनेस का ऑपोजिट हमेशा सेल्फिशनेस नहीं होता। बीच में एक हेल्दी लिबरल मिडिल ग्राउंड है,
जो है सेल्फ इंटरेस्ट, और यही चीज ज्यादातर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को ड्राइव करती है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? सोर्स से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिजाइन करने की बात आती है, जैसे हमारी इकोनॉमी, हमारा लीगल सिस्टम, तो रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और इफेक्टिव बेसिस है। लेकिन निष्काम कर्म का आइडियल हमारी पर्सनल लाइव्स में बहुत वैल्यूएबल है, और ये कैपिटलिज्म से पैदा होने वाली एक्सेसेस और ग्रीड के लिए एक मॉरल करेक्टिव का काम भी करता है। हमें दोनों की जरूरत है। वेट, तो क्या सोर्स बेसिकली ये कह रहा है कि कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म? टेक्स्ट ये सजेस्ट करता है कि लिबरल मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो सेल्फ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो हिस्टोरिकली लोगों को गरीबी से निकालने में उन सिस्टम से कहीं ज्यादा सफल रहे हैं जो अपने सिटीजन से यूनिवर्सल सेल्फलेसनेस की मांग करते हैं, और जिनका अंजाम अक्सर टायरनी में होता है। क्या आप सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस के बीच का एग्जैक्ट फर्क क्लियर कर सकते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये डिस्टिंक्शन क्रूशल है। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट है अपना और अपने परिवार का भला देखना, एक ऐसे तरीके से जो रूल्स और दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करे, जैसे अच्छी एजुकेशन लेना या प्रमोशन के लिए मेहनत करना। सेल्फिशनेस है अपने इंटरेस्ट को दूसरों के नुकसान पर पूरा करना, उनके भले की कोई परवाह किए बिना या रूल्स तोड़कर। तो फिलैंथ्रोपी, जैसे बिल गेट्स या अजीम प्रेमजी का काम, इस पिक्चर में कहाँ फिट होता है? फिलांथ्रोपी और कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यूज हैं जो एक प्योरली सेल्फ इंटरेस्टेड सिस्टम के पोटेंशियल ग्रीड को बैलेंस करते हैं। ये वही मॉरल करेक्टिव्स हैं जिनकी हमने बात की। राइट। बट ये मॉरल आइडियल्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं। ये वो प्राइमरी इंजन नहीं है जो पूरे देश के लिए लार्ज स्केल इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर सके। उसके लिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोडक्टिव आउटकम्स की तरफ चैनल करें। तो फाइनल टेकअवे ये है कि निष्कामा कर्मा एक पर्सनल आइडियल है, सोसाइटल नहीं। एग्जैक्टली। ये एक इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल और मॉरल लाइफ के लिए एक पावरफुल और खूबसूरत गाइड है, बट पूरी सोसाइटी को इस अजम्पशन पर डिजाइन करना कि हर कोई एक परफेक्ट कर्मा योगी होगा, रिस्की है और हिस्टोरिकली फेल हुआ है। ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं, और सोसाइटी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो लोगों के लिए काम करे जैसे वो हैं, ना कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑफिस में सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए और घर पर निष्कामा कर्मा प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तुम निष्कामा कर्मा की स्पिरिट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ला सकते हो। कैसे? अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करके, एक अच्छा टीम प्लेयर बनकर, ईगो से कम ड्रिवन होकर। ये सब उस आइडियल को अप्लाई करने के तरीके हैं। इट्स अबाउट फाइंडिंग अ हेल्दी एंड रियलिस्टिक बैलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। Practice explaining the difference. Self-interest is natural and can be productive, but selfishness is harming others for my own gain. In short, while rational self-interest seems to be the most practical basis for designing public institutions, the personal ideal of Nishkama Karma remains a crucial moral corrective to guide our individual lives and temper the excesses of the market. हमने इस पूरी चर्चा में सेल्फ को ट्रांसेंड करने, सेल्फ को भूलने या ईगो को कम करने की बात की, पर यह हमें आखिरी सबसे गहरे पजल पर लाता है। Who am I? Unpacking the self. ये सेल्फ है क्या आखिर, जिसे हमें कंट्रोल करना है? क्या ये एक अमर आत्मा, एक आत्मन है जैसा हिंदू ट्रेडिशन मानती है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जैसा बुद्धिस्ट सजेस्ट करते हैं? इसके लिए मुंडका उपनिषद में एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। इमेजिन करो, एक पेड़ है, उसकी डालियों पर दो पक्षी बैठे हैं और वो एक जैसे दिखते हैं। एक पक्षी पेड़ के फल खाने में बिजी है, कभी फल मीठा होता है, कभी कड़वा। अच्छा। ये पक्षी ह्यूमन सेल्फ यानी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइफ के सुख दुख को कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है। पर दूसरा पक्षी जो ऊपर की डाली पर बैठा है, वो खा नहीं रहा, वो बस शांत बैठा चुपचाप पहले पक्षी को देख रहा है। ये दूसरा पक्षी विटनेस को, साइलेंट कॉन्शियसनेस को, हमारे अंदर के डिवाइन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। उपनिषद सजेस्ट करते हैं कि हम सबके अंदर ये दो सेल्स हैं, द डूअर एंड द वॉचर। ओके, दैट इज डीप। चलो इसे अनपैक करते हैं। ये जो सेल्फ की खोज है, इसने अलग अलग ट्रेडिशंस को बहुत अलग अलग कंक्लूजन्स तक पहुंचाया है। हिंदू उपनिषद कहते हैं कि हमारा असली सेल्फ है आत्मा, जो यूनिवर्सल स्पिरिट यानी ब्रह्मांड का एक अंश है। राइट। वो कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आईनेस, हमारा अहंकारा, बस एक इल्यूजन है जो हमें इस यूनिवर्सल रियलिटी से अलग करता है। बट फिर आए बुद्धा, जिन्होंने इस कोर आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने अनंतमन का डॉक्ट्रिन सिखाया, जिसका मतलब है नॉट सेल्फ। बुद्धा ने आर्ग्यू किया कि अगर तुम अपने अंदर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कोई परमानेंट ना बदलने वाला सेल्फ या आत्मा मिलेगी ही नहीं। तो क्या मिलेगा? बस थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस का एक कॉन्स्टेंटली बदलता हुआ फ्लो। और वेस्ट में स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम एक बहुत सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंचे। उन्होंने कहा, व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटिमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माई सेल्फ, आई कैन नेवर कैच माई सेल्फ। उन्होंने सेल्फ को ढूंढा, पर उन्हें सिर्फ परसेप्शंस का एक बंडल मिला। दूसरी तरफ रेने डिकार्ट ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये मानते हुए कि उनका सोचने वाला दिमाग ही एक रियल एग्जिस्टिंग सेल्फ का सबूत था। और आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट क्या सोचते हैं? आज ज्यादातर न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है। वो सेल्फ को एक ब्रेन के कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स का एक प्रोडक्ट या फंक्शन मानते हैं। फिलोसोफर डैनियल डेनेट तो और आगे जाते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि सेल्फ एक यूजफुल फिक्शन है, एक तरह की कहानी जो हमारा दिमाग खुद को सुनाता है दुनिया को अच्छे से मेक सेंस करने के लिए। वो इसे सेंटर ऑफ नैरेटिव ग्रेविटी कहते हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है, और ये हमें रिनेसांस यूरोप में ले जाता है, जहां एक नए तरह के इंडिविजुअल सेल्फ का जन्म हुआ। लोग खुद को सिर्फ एक कम्युनिटी या रिलीजन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक यूनिक ऑटोनोमस इंडिविजुअल समझने लगे, जिनकी एक रिच इनर लाइफ है। शेक्सपियर का कैरेक्टर हैमलेट इस नए मॉडर्न सेल्फ का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कॉन्स्टेंटली खुद से बातें करता है, अपनी कॉन्शियंस से झगड़ता है, टू बी और नॉट टू बी,
ये इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ एक नया इन्वेंशन था। बिल्कुल। हमारे सोर्स के ऑथर कंक्लूड करते हैं कि वो इस मॉडर्न ह्यूमनिस्ट आइडिया ऑफ द सेल्फ से कंफर्टेबल है, अ यूनिक, ऑटोनॉमस, मॉरली रिस्पॉन्सिबल बीइंग। शायद सेल्फ इज अ फिक्शन, बट इफ सो, वो कहते हैं इट मे परहैप्स बी द सुप्रीम फिक्शन, द वन दैट मेक्स अस ह्यूमन। तो इतना सब सुनने के बाद मेरी ये जो आई की फीलिंग है वो रियल है या नहीं, मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हो गई हूँ। साइंस एंड फिलॉसफी कहते हैं। इसका कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं ये एक रियल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसे ब्रेन केमिस्ट्री तक रिड्यूस नहीं किया जा सकता। दूसरे कहते हैं ये हमारे ब्रेन द्वारा सर्वाइवल के लिए बनाया गया एक चतुर इल्यूजन है। द डिबेट इज वाइड ओपन। वो दो पक्षियों की स्टोरी अमेजिंग थी। तो जब हम मेडिटेट करते हैं या निष्कामा कर्मा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हम वॉचिंग बर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं? यस, दैट्स द परफेक्ट वे टू पुट इट। मेडिटेशन और कर्मा योगा जैसी प्रैक्टिसेस ऐसी डिसिप्लिन्स हैं जो एक्टिव, नॉइजी फल खाने वाले पक्षी यानी हमारे एक्टिव, डिजायरिंग माइंड को शांत करने के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि हम काम, साइलेंट, वॉचिंग बर्ड यानी हमारी विटनेस कॉन्शियसनेस से ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकें। बुद्धिस्ट नो सेल्फ के आइडिया और हिंदू यूनिवर्सल सेल्फ के आइडिया में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? सुनने में ये ऑपोजिट लगते हैं, पर उनका प्रैक्टिकल गोल एक ही है, छोटे सेल्फिश ईगो की पावर को कम करना। बुद्धिज्म ये कहकर करता है कि कोई परमानेंट आय है ही नहीं, ये एक इल्यूजन है। और वेदांता ये कहकर करता है कि तुम्हारा छोटा आय एक इल्यूजन है, पर तुम्हारा असली आय कुछ अनंत गुना बड़ा है, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। दोनों रास्ते एक कम ईगोसेंट्रिक लाइफ की तरफ ले जाते हैं। आपने मेंशन किया कि रेनेसांस में इंडिविजुअल सेल्फ का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इससे सीधे ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी और मॉडर्न वर्ल्ड का जन्म हुआ। इसने इंडिविजुअल्स को अपनी जिंदगी खुद बनाने, दुनिया को एक्सप्लोर करने और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस दिया, ना कि बस सोसाइटी में अपनी पहले से तय जगह को एक्सेप्ट कर लेने का। ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है। तो अगर सेल्फ एक स्टोरी है, जैसा डैनियल डेनेट सजेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी स्टोरी बदल सकती हूँ। व्हाट अ ब्रिलियंट एंड एम्पावरिंग क्वेश्चन। यस, यही इस आइडिया की अल्टीमेट पावर है। अगर तुम्हारा सेल्फ एक नैरेटिव है जिसे तुम कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हो, तो तुम एक बेहतर, ज्यादा कंपैशनेट और कम ईगो ड्रिवन स्टोरी के ऑथर बनना चूज कर सकते हो, स्टार्टिंग राइट नाउ। पॉज। क्लोज योर आईज फॉर 10 seconds. Just watch your thoughts come and go without judging them. Try to be the second bird. Practice. In short, while the true nature of the self remains a deep mystery, exploring this puzzle helps us understand the ultimate goal of Nishkama Karma, to move beyond the limitations of our small, ego-driven self and connect with something larger. इसे सब कुछ रिकैप करते हैं जो हमने कवर किया। हमारा ब्रॉड थीम आज था बी इंटेंट ऑन द एक्ट, नॉट ऑन इट्स फ्रूट्स। ये सफर हमने तय किया। हमने शुरू किया निष्कामा कर्मा से, कृष्णा का गीता से पावरफुल आइडिया सेल्फलेस एक्शन के बारे में, जिसे वो योगा या स्किल इन एक्शन के रूप में रीडिफाइन करते हैं। फिर हम मिले भीष्मा से, इस आइडियल के जीते जागते प्रतीक जिनका ऑसम वाव ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस हीरोइक भी था और आखिर में ट्रैजिक भी। हमने सामना किया भीष्मास ग्रेट फेलियर का, द्रौपदी की ह्यूमिलिएशन के दौरान, जिसने हमें ये क्रिटिकल लेसन सिखाया कि सबसे ऊंचे गुणों की भी एक डेंजरस सीमाएं होती हैं। हमने सेल्फ फॉरगेटिंग या बीइंग इन द जोन की प्रैक्टिकल आर्ट के बारे में सीखा, जिसे हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, ऐसी स्टेट जहां हमारा ईगो गायब हो जाता है। हमने ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक के डेंजरस डार्क साइड को एक्सप्लोर किया, नाजीज के चिलिंग एग्जाम्पल को देखते हुए कि कैसे इस आइडिया को अत्याचार जस्टिफाई करने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। हमने डिबेट किया कि सोसाइटी सेल्फ इंटरेस्ट पर बेहतर चलती है या सेल्फलेसनेस पर, और कंक्लूड किया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए, जबकि इंडिविजुअल्स को सेल्फलेसनेस के मॉरल आइडियल की जरूरत है। और आखिर में हमने द सेल्फ के अल्टीमेट पजल में डाइव किया, उसे एक अमर आत्मा, एक इल्यूजन या शायद एक सुप्रीम फिक्शन के रूप में देखा जो हमें ह्यूमन बनाता है। नाउ ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारे बड़े आइडियाज आपके दिमाग में आके आराम से सेटल हो जाएं, यहाँ हैं 6 सवाल जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और शायद जोर से प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1. निष्कामा कर्मा को अपने शब्दों में अपनी स्टडीज या हॉबीज से एक पर्सनल रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाइए। 2. हमारी चर्चा के अनुसार भीष्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और उनका सबसे बड़ा फेलियर क्या था और वो आपस में कैसे जुड़े हुए थे। 3. ड्यूटी को उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन किए बिना करने के डार्क साइड को डिस्क्राइब कीजिए, हमारे द्वारा डिस्कस किए गए मुख्य एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए। 4. एडम स्मिथ का सेल्फ इंटरेस्ट का आइडिया एक अच्छी सोसाइटी बनाने में कर्मा योग के आइडिया से कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है और कैसे उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। 5. उपनिषादिक एनालॉजी ऑफ द 2 बर्ड्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 2 लेवल्स के बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रही है। 6. क्या आपको लगता है कि सेल्फ एक रियल एंटिटी है या एक यूजफुल इल्यूजन? अपने जवाब के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन दीजिए। व्हाट अ राइड। और अब आपके लिए इस हफ्ते का एक सिंपल चैलेंज, कोई एक टास्क चुनिए। वो होमवर्क करना हो सकता है, अपना कमरा साफ करना या कोई स्पोर्ट प्रैक्टिस करना। सिर्फ 15 मिनट के लिए उसे निष्कामा कर्मा के माइंडसेट से करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट को भूल जाइए, तारीफ या आलोचना को भूल जाइए, सिर्फ प्रोसेस पर पूरी तरह से फोकस कीजिए और फिर नोटिस कीजिए कि कैसा फील होता है। व्हाट अ राइड। अगर तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह इन आइडिया से बज कर रहा है, देन यू नो व्हाट टू डू। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस डिस्कशन को एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे बड़े आइडियाज पसंद है, एंड कमेंट बिलो विद योर सिंगल बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडे। हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर इन डेप्थ एनालिसिस। तब तक सोचते रहो।